बेटा आज हमें एक नया चैप्टर पढ़ना है जिसका नाम है डी तथा एफ ब्लॉक एलिमेंट। हमें इस चैप्टर में डी ब्लॉक के एलिमेंट और एफ ब्लॉक के एलिमेंट को पढ़ना है। जैसा कि आप सभी जानते हो कि हमारी जो आवर्त सारणी है, पीरियोडिक टेबल, ये 4 ब्लॉक्स में डिवाइड है। कौन कौन से ब्लॉक में? एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। तो हम लोगों को इस चैप्टर में केवल उन 2 ब्लॉक्स के एलिमेंट पढ़ने हैं। कौन कौन से ब्लॉक के एलिमेंट? डी ब्लॉक का एलिमेंट और एफ ब्लॉक के एलिमेंट क्या होते हैं, आवर्त सारणी में कहां पर इनका स्थान है, और इस बात को भी कि इसके नेचर क्या क्या है, गुण क्या क्या है। तो बेटा मैं सबसे पहले डी और एफ ब्लॉक के एलिमेंटों में से मैं सबसे पहले बात करूंगा कि डी ब्लॉक एलिमेंट क्या होता है, कहां पाया जाता है या इसका नेचर क्या है। तो बेटा सबसे पहले मैं डी ब्लॉक एलिमेंट की बात करूंगा कि डी ब्लॉक एलिमेंट क्या होते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट, बेटा डी ब्लॉक एलिमेंट बड़े आसान से हैं। आप अगर किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हो, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हो, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर आप इस बात को पाते हो कि उस तत्व का विभेदी इलेक्ट्रॉन, विभेदी इलेक्ट्रॉन का मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन, अंतिम इलेक्ट्रॉन, अगर उस एलिमेंट का अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में प्रवेश पा जाता है या उसे डी उपकोष में रखा जाता है, तो यदि किसी तत्व के अंतिम इलेक्ट्रॉन को डी उपकोष में प्रवेश मिलता है, हम ऐसे एलिमेंट को कहेंगे कि ये एलिमेंट हमारे डी ब्लॉक का एलिमेंट है। मुझे कोई एलिमेंट मिला, मैंने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर मुझे उस एलिमेंट का विभेदी इलेक्ट्रॉन, या जिसे हम कह सकते हैं लास्ट इलेक्ट्रॉन, अंतिम इलेक्ट्रॉन, अंतिम इलेक्ट्रॉन को ही विभेदी इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं। अगर हमारे एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो डी उपकोष में प्रवेश पा जाता है, डी उपकोष में इंटर कर जाता है, हम ऐसे एलिमेंट को बताएंगे, कहेंगे ये एलिमेंट किस ब्लॉक का है, डी ब्लॉक का है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डी ब्लॉक के एलिमेंट को कैसे पहचानेंगे, इस बात को लिखना। तो मैं लिखता हूं कि वे एलिमेंट या वे तत्व जिनका इलेक्ट्रॉनिक वे एलिमेंट जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर उनका का मतलब उन एलिमेंट्स का, उनका विभेदी इलेक्ट्रॉन, विभेदी इलेक्ट्रॉन, या इसे ऐसे भी कह सकते हैं अंतिम इलेक्ट्रॉन, अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में प्रवेश पाता है, डी उपकोष में प्रवेश पाता है। अगर ऐसे एलिमेंट का अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में प्रवेश पा गया तो मैं ऐसे एलिमेंट्स को क्या कहूंगा, डी ब्लॉक एलिमेंट कहलाते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट कहलाते हैं। तो ये बेटा डेफिनेशन हो गई डी ब्लॉक एलिमेंट्स की। डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस प्रकार का होता है। तो मैं एक काम कर लेता हूं कि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के कुछ एलिमेंट्स का मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके भी दिखा देता हूं। जैसे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में मेरे पास एक एलिमेंट है स्कैंडियम, एटॉमिक नंबर 21। अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करता हूं तो बेटा आप सभी को पता है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d1। अभी आप चेक करोगे 21 है तो 2 इलेक्ट्रॉन 4, 4 6 10, 10 और 2 12, 12 और 6 18, 19 और 2 इलेक्ट्रॉन हो गए 21 इलेक्ट्रॉन। लेकिन बेटा इसको जब मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया, मैंने इस बात को चेक किया कि मैंने इलेक्ट्रॉन को पहले 4s में भरा,
मैंने पहले 4s उपकोष को कंप्लीट किया, क्योंकि 4s उपकोष को आपको पता होगा कि कोई भी s उपकोष में मैक्सिमम आप 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हो। पहले मैंने 4s को कंप्लीटली भरा, 2 इलेक्ट्रॉन दिए, इसके बाद मैंने 3d को इलेक्ट्रॉन देना स्टार्ट किया, जबकि उस हिसाब से तो अगर मैं चेक करूं तो मुझे 3d को पहले इलेक्ट्रॉन दे देने चाहिए थे, 4s में इलेक्ट्रॉन ही नहीं भेजने चाहिए, क्योंकि मैं जानता हूं d में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो मुझे कायदे से करना क्या चाहिए था, यहां 3 इलेक्ट्रॉन भर देने चाहिए थे। और जैसे ही मैं 3 इलेक्ट्रॉन भर देता और पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो जाता, चौथी कक्षा में मैं ले ही ना जाता। लेकिन मैंने किया क्या, मैंने 3d को केवल 1 इलेक्ट्रॉन दिया और मैंने उसके पहले 4s को कंप्लीट किया 2 इलेक्ट्रॉनों से। तो एक सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की प्रॉब्लम आने लगती है डी ब्लॉक एलिमेंट में कि सर ने 4s को पहले भरा, बाद में 3d को पहले भरा। तो बेटा 4s और 3d में से 4s को पहले भरा गया, 3d को बाद में भरा गया, इसका भी एक नियम है कि बेटा आपने इस बात को पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन्स को सबसे पहले उस उपकोष में भरा जाता है जिस उपकोष का एनर्जी लेवल कैसा होता है, कम। जिस उपकोष के लिए एनर्जी की वैल्यू कम होगी, हम इलेक्ट्रॉन को सबसे लोअर एनर्जी वाले उपकोष में सबसेल में पहले भरते हैं। और जब लोअर एनर्जी वाला सबसेल भर जाता है, मैं उससे हायर एनर्जी वाले सबसेल में चला जाता हूं। अगर मैं एनर्जी का लेवल देखता हूं, सबसे लोअर एनर्जी 1s की, इसको सबसे पहले भरा गया, उससे थोड़ी सी एनर्जी ज्यादा 2s की, फिर भरा गया। इसके बाद थोड़ी सी ज्यादा एनर्जी 2p की, उससे ज्यादा एनर्जी 3s की, उससे ज्यादा एनर्जी 3p की, और 3p से ज्यादा एनर्जी जब बात आती है तो वो 4s की, और जब 4s से भी ज्यादा एनर्जी की बात आती है तो 3d की। तो इसलिए मैंने 4s को पहले भरा और 3d को बाद में भरा। अब बात आती है सर हम कैसे जाने कि 4s की एनर्जी कम है और उसकी अपेक्षा 3d की एनर्जी ज्यादा है। तो बेटा हम लोगों ने एक रूल पढ़ रखा था n+l रूल। n+l रूल के हिसाब से आप एनर्जी को आसानी से बता सकते हो कि किस उपकोष के लिए एनर्जी कम है। मैं सबसे पहले 4s के लिए एनर्जी को चेक करता हूं, मैं बाद में 3d के लिए चेक करूंगा। बेटा 4s के लिए अगर मैं n की वैल्यू चेक करता हूं, मुख्य क्वांटम संख्या आपने पढ़ी होगी, मुख्य क्वांटम संख्या n की वैल्यू है 4, और आपको पता है s के लिए l की वैल्यू जो होती है वो 0। अगर आपको l की वैल्यू नहीं पता है तो आप l की वैल्यू को ऐसे भी ध्यान दे सकते हो। l की वैल्यू अगर मैं s उपकोष के लिए चेक करता हूं 0, p उपकोष के लिए 1, d उपकोष के लिए या d सबसेल के लिए 2 और f सबसेल के लिए 3। अगर मैं 4s के लिए n+l की वैल्यू निकालता हूं तो n 4 लिख दिया। L की वैल्यू चेक करूंगा तो देखो बेटा S के लिए L की वैल्यू क्या होती है, S के लिए L की वैल्यू 0, टोटल जो सम आया वो 4 आया। अब मैं 3D को चेक करूंगा, 3D को चेक करें तो N की वैल्यू तो 3। अब मैं D के लिए L की वैल्यू चेक करूंगा, N की जगह पर 3 प्लस L की जगह पर D लिखा है तो D की वैल्यू कितनी है 2, और बेटा दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा 5 आएगा। तो बाई n+l के रूल के हिसाब से 4s के लिए n+l की वैल्यू कम है, 4s का एनर्जी लेवल कम है, 4s की एनर्जी कम है। और उसी रूल के अकॉर्डिंग 3d की मैंने n+l की वैल्यू निकाली, वो 5 आई, क्योंकि 3d के लिए n+l की वैल्यू 5 आई, 3d का एनर्जी थोड़ा सा कैसा है ज्यादा। हालांकि मैं एक और बात बता दूं कि 4s और 3d के बीच में एनर्जी का जो डिफरेंस होता है, ये एनर्जी का डिफरेंस बहुत ही कम होता है। और क्योंकि एनर्जी का डिफरेंस बहुत कम होता है, हम ज्यादा इस एनर्जी के डिफरेंस को मानते नहीं, लेकिन फिर भी पहले हमें कौन सा उपकोष भरना है 4s, इसके बाद मुझे कौन सा भरना है 3d, और जब मैं 4s के बाद 3d को भरूंगा तो बेटा आप इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को देखकर जान गए होंगे कि 4s को पहले कंप्लीट किया गया, 3d को बाद में। अगर 3d को बाद में कंप्लीट किया गया तो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन कहां गया? आप कहोगे सर लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन तो 4s में तो गया नहीं, कहां आया? 3d में लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन आया, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन 3d में आया, d उपकोष में आया। d उपकोष में प्रवेश के कारण मैंने ऐसे एलिमेंट्स को नाम दे दिया, मैंने कहा ये d ब्लॉक का एलिमेंट है। तो आप याद रखोगे अंतिम इलेक्ट्रॉन क्या 4s में गया? नहीं, अंतिम इलेक्ट्रॉन 4s में नहीं गया, 4s के बाद मैंने 3d को भरा, इसलिए अंतिम इलेक्ट्रॉन 3d पर गया, d पर गया। क्योंकि अंतिम इलेक्ट्रॉन d पर गया, बेटा ऐसी सिचुएशंस पर मैं अगर चेक करता हूं तो मैं ऐसे एलिमेंट्स को d ब्लॉक एलिमेंट कहता हूं। आप बहुत सारे एग्जांपल है, टाइटेनियम है, वेनेडियम, क्रोमियम, बहुत सारे एग्जांपल है, आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके चेक कर पाते हो। और एक चीज मैं इसमें से लिखता हूं कि अगर हमसे कभी कोई व्यक्ति ये पूछ लेता है कि d ब्लॉक एलिमेंट का
एक जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? बेटा हर एक ब्लॉक के एलिमेंट्स का एक जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है कि किसी भी एलिमेंट की ब्लॉक की पहचान उसके जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से की जा सकती है। तो मैं चेक करके भी देखूंगा कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स का जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या होता है। तो बेटा मैं यहां लिखूंगा कि डी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट का जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, डी ब्लॉक एलिमेंट का बेटा सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है n-1 d एंड ns 1 to 2, 1 to 10 होता है, ये बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। डी ब्लॉक एलिमेंट में या किसी भी ब्लॉक के एलिमेंट में अगर आपको उस एलिमेंट का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है, ये सबसे बेटर है। अब बेटा ये उस n-1d ns2 का मतलब क्या बेटा? इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को करने के लिए हम सारे के सारे सबसेल छोड़ देते हैं, कोई भी सबसेल को इंक्लूड नहीं करते हैं, और इसके बाद मैं लास्ट के दो सबसेल की बात कर लेता हूं। ध्यान रखिएगा, मैं इससे इसको कंपेयर करके दोनों को दिखाता हूं। बेटा अगर लास्ट में s पर देखा जाए, यहां कितने एलिमेंट हैं? इलेक्ट्रॉन है 2। लास्ट में s पे 1 से 2 इलेक्ट्रॉन लिखा है, इसका मतलब है अभी मैंने जब स्कैंडियम का किया है तो यहां 2 इलेक्ट्रॉन है इसमें। ऐसी भी सिचुएशन आएगी किसी किसी एलिमेंट में जब आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे और s में 2 नहीं बल्कि कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 1। और क्योंकि कुछ एलिमेंट में s में 1 और कुछ एलिमेंट में s पर 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, इसलिए मैंने वहां लिख रखा है S1 to 2। अब सर जी कहां 1 आता है इलेक्ट्रॉन, कहां 2 इलेक्ट्रॉन आता है, इस बात की गणना हम तब करेंगे जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट का। तो S में क्योंकि इलेक्ट्रॉन 2 है, यहां हो सकता है किसी किसी एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन 1 भी होता है, इलेक्ट्रॉन 2 भी होता है, जैसे क्रोमियम में और कॉपर में इलेक्ट्रॉन 1 होता है S में, इसलिए मैंने 1 से 2 इसलिए लिखा कि S में इलेक्ट्रॉन 1 भी हो सकता है, 2 में भी हो सकता है। इसके बाद ये आगे वाले लिखे नंबर को 4 की जगह मैंने क्या लिखा है? n। बेटा हमेशा आउटर मोस्ट सेल को, बाहरी कक्षा को हम क्या नाम देते हैं? n। उस हिसाब से अगर देखा जाए तो n की वैल्यू कितनी है? 4, या 4 की जगह पर अगर n लिखा है तो उसके पहले d के साथ क्या है? 3। आप ध्यान दो, अगर 4 n को रिप्रेजेंट करता है तो 3 काहे को रिप्रेजेंट करेगा? n-1। 4 अगर n के साथ मैच कर रहा है तो फिर 3 किसके साथ मैच करेगा? n-1। सोचो अगर n की जगह पे 4 लिख देते तो ये 4 होता और ये 4 - 1 कितना हो जाता? 3। तो सेम प्रकार से रिप्रेजेंट करता है n-1। मैंने इस कोष को लिखा, आप समझ गए। इसको अगर 4 लिखा गया, n से रिप्रेजेंट किया 4 को, तो फिर 3 को मैं कहां से रिप्रेजेंट करूंगा? n-1 से। अभी एक और चीज है, d पर कितना इलेक्ट्रॉन है? 1। लेकिन बेटा d पर इलेक्ट्रॉन्स को रखने की क्षमता 1 से 10 तक होती है, 5 ऑर्बिटल होते हैं। अगर डबल डबल इलेक्ट्रॉन रखेगा तो 10 इलेक्ट्रॉन, सिंगल सिंगल रखेगा 5 इलेक्ट्रॉन, एक को नहीं रखेगा 0 इलेक्ट्रॉन। तो एक खासियत ये होती है ज्यादातर डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में कि डी ब्लॉक का एलिमेंट 1 से लेकर 10 इलेक्ट्रॉन्स को अपने अंदर रख पाता है। यहां पर जरूर है 1 इलेक्ट्रॉन रखा है, लेकिन जैसे एलिमेंट चेंज होगा, हो सकता है यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए, 3 इलेक्ट्रॉन हो जाए, 4 इलेक्ट्रॉन हो जाए। तो ये इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 से लेकर 10 तक कुछ भी हो सकते हैं, तो मैंने 1 to 10 लिख दिया। इस हिसाब से डी ब्लॉक के एलिमेंट्स का एक जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये आ गया। डी ब्लॉक के एलिमेंट का जब भी कभी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मिलेगा इसी फॉर्म में, मैं इस फॉर्म में लिखा गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहां लिखे देता हूं। क्या होता है? n-1 d 1 to 10 इलेक्ट्रॉन एंड कॉमा n-s 1 to 2। तो इस हिसाब से हो सकता है इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से आ सकते हैं। हालांकि कभी कभी एक विशेष सिचुएशन आती है जब यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाता है? 0, और वो 0 शायद ही कभी एक विशेष सिचुएशन आती है तब होता है। तो मैं जनरली अगर लिखने की बात करूं, वो एक विशेष सिचुएशन जब आएगी मैं बताऊंगा।
बाकी 1 to 2 इलेक्ट्रॉन रहता है। ये एक जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है अगर मैं डी ब्लॉक के एलिमेंट्स की बात कर लेता हूं। अब डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में मुझे एक और शब्द सुनने को मिलता है। क्या शब्द में सुनने को मिलता है? संक्रमण तत्व। अब संक्रमण तत्व या इसको ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट या संक्रमण तत्व, मैं चेक करूंगा कि संक्रमण तत्व क्या होता है। तो बेटा कहीं कहीं मैंने इसको बहुत ही सरल भाषा में लिखा हुआ देखा है कि डी ब्लॉक्स के एलिमेंट को आप संक्रमण तत्व कहते हैं, कि डी ब्लॉक में जो एलिमेंट्स पाए जाते हैं इनको संक्रमण तत्व इसलिए भी कहते हैं बेटा। क्यों? क्योंकि बेटा अगर मैं आवर्त सारणी को चेक करता हूं, आपने आवर्त सारणी देखी होगी, आवर्त सारणी के लेफ्ट साइड एस ब्लॉक एलिमेंट होता है, आवर्त सारणी के राइट साइड पर अगर मैं देखूं पी ब्लॉक एलिमेंट होता है। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में जो एलिमेंट है ये डी ब्लॉक एलिमेंट के हैं। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में डी ब्लॉक एलिमेंट्स अवेलेबल होते हैं, इसलिए भी इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। लेकिन मैं चेक करता हूं कि ट्रांजिशन एलिमेंट को अगर मैं सही ढंग से डिफाइन कर सकूं तो उसकी डिफिनीशन क्या होगी, या संक्रमण तत्व को सही ढंग से पहचाना जाए तो उसको हम कैसे लिखेंगे। तो लिखते हैं, देखो मैं क्या लिखूंगा, डी ब्लॉक के वे तत्व या डी ब्लॉक में उपस्थित वे तत्व जो अपनी परमाणविक या किसी ऑक्सीकरण अवस्था में अपूर्ण डी ऑर्बिटल या अपूर्ण डी उपकोष रखते हैं। संक्रमण तत्व कहलाते हैं। संक्रमण तत्व तो बेटा ये ट्रांजिशन एलिमेंट की डिफिनीशन है कि अब मैं इसको पढ़ के सुना देता हूं, फिर इसको चेक करते हैं आखिर ये डिफिनीशन कहती क्या है। कहता है कि डी ब्लॉक के वे एलिमेंट, तो मुझे सबसे पहली बात पता चलती है जो संक्रमण तत्व है वो किस ब्लॉक के एलिमेंट हैं, डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं। तो डी ब्लॉक के वे एलिमेंट जो अपनी परमाणविक अवस्था पर, परमाणविक अवस्था का मतलब होता है आद्य अवस्था, जब उस एलिमेंट को किसी भी प्रकार की एनर्जी नहीं मिली होती, वो परमाणु के रूप में होता है, और उस एटॉमिक स्टेट पर या किसी भी ऑक्सीकरण अवस्था, मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, या किसी ऑक्सीकरण अवस्था, किसी भी ऑक्सीकरण अवस्था का मतलब है जब वो कंपाउंड आयन के फॉर्म में या एलिमेंट आयन के फॉर्म में होता है उस स्टेज पर। परमाणविक अवस्था का मतलब परमाणु के रूप में, अन्य ऑक्सीकरण अवस्था का मतलब है जब वो किसी आयन के फॉर्म में होता है। इन दोनों रूपों में अगर मैंने उस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया और उस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर मुझे अपूर्ण डी उपकोष मिला, अपूर्ण डी उपकोष का मतलब उसका डी उपकोष कंप्लीटली भरा नहीं हुआ, अपूर्ण डी उपकोष मिलना स्टार्ट हो गया, मैं ऐसे तत्व को क्या नाम दे दूंगा, संक्रमण तत्व। लेकिन बेटा संक्रमण तत्व के लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूं, एक आधा एग्जाम्पल लिख देता हूं जिससे आपको ये कंफर्म हो जाए ट्रांजिशन एलिमेंट होता क्या है। तो बेटा ट्रांजिशन एलिमेंट में से मैं चेक करता हूं, देखो यहां पर पहला एग्जाम्पल तो मैं स्कैंडियम पर ही लिख के दिखाई देता हूं, क्योंकि स्कैंडियम एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी मेरे पास है, मैं तुरंत लिख के दिखा देता हूं। तो मैं सबसे पहले चेक करना चाहूंगा कि डी उपकोष को, तो बेटा डी उपकोष को मैं भरना चाहूं अगर, तो मैंने देखा इसमें डी उपकोष में 3d1 लिखा है। आप सभी को पता है डी उपकोष में नंबर ऑफ ऑर्बिटल इज 5। डी उपकोष में कभी ऑर्बिटल की संख्या आपको चेक करनी होती है तो 5 ऑर्बिटल होते हैं, और 5 ऑर्बिटल में से मुझे इलेक्ट्रॉन्स को भरना है। मैंने क्या देखा, स्कैंडियम में से डी उपकोष में ऑर्बिटल तो 5 होते हैं, लेकिन मेरे पास इलेक्ट्रॉन 1 है, तो मैं केवल 1 इलेक्ट्रॉन रख दूंगा।
अब बेटा जैसे मैंने डी में एक इलेक्ट्रॉन को रखा, आप इसको चेक करोगे और बताओगे क्या 3D1 में से जब मैंने इलेक्ट्रॉन को भरा, क्या 3D पूरी तरीके से कंप्लीटली फिल था या अभी अपूर्ण था? तो आप इसको चेक करो, ये पूरे ऑर्बिटल कंप्लीटली भरा हुआ है या अभी कभी अपूर्ण रूप से भरा है, आंशिक रूप से भरा है? आप चेक कर नहीं पर पाओगे, अरे सर ये तो इसमें केवल एक इलेक्ट्रॉन भरे, अभी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, अभी तो 9 इलेक्ट्रॉन और आ सकते हैं। तो क्योंकि ये, और मैंने देखा डी उपकोष के जितने भी ऑर्बिटल हैं वो कंप्लीटली नहीं भरे हैं, पूरी तरह से नहीं भरे हैं, ऐसे एलिमेंट्स को मैं कहता हूं संक्रमण तत्व। तो ट्रांजिशन एलिमेंट की डिफिनेशन को बताया जा सकता है आसानी से। संक्रमण तत्व क्या है? जिनमें से डी उपकोष का मैंने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया, और जैसे मैंने डी उपकोष के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर इलेक्ट्रॉन्स को भरना स्टार्ट किया, मुझे डी उपकोष के जितने भी ऑर्बिटल थे वो कंप्लीटली भरे हुए नहीं मिले। जब तक ये ऑर्बिटल कंप्लीटली भरे हुए नहीं मिलेंगे, मैं ऐसे एलिमेंट्स को क्या कहूंगा? संक्रमण तत्व। क्योंकि स्कैंडियम पर हमें कंप्लीटली डी ऑर्बिटल भरे हुए नहीं मिले हैं। स्कैंडियम एक ट्रांजिशन एलिमेंट है। बेटा मैं इसको मिटा देता हूं, मैं ट्रांजिशन एलिमेंट के विषय में और इंफॉर्मेशन देता हूं। तो बेटा मैं नेक्स्ट एलिमेंट की ओर चलता हूं। मेरे पास एक एलिमेंट आता है Fe, आयरन लोहा जिसको कहते हैं, 26 एटॉमिक नंबर। मैं चेक कर लेता हूं सबसे पहले कि क्या ये ट्रांजिशन एलिमेंट है, और उसके लिए मुझे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए। तो 26 का अगर करेंगे बेटा, आपको याद होगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 एंड 3d6। आपको याद आया होगा 4s को पहले भरा गया लोअर एनर्जी लेवल, 3d को बाद में भरा गया हायर एनर्जी लेवल। क्योंकि लास्ट में 3d को भरा गया, अंत में 3d को भरा गया, विभेदी इलेक्ट्रॉन 3d में प्रवेश पाया, डी ब्लॉक का एलिमेंट है। अब मुझे क्या चेक करना है कि क्या ये ट्रांजिशन एलिमेंट है। तो बेटा ट्रांजिशन एलिमेंट को चेक करने के लिए मुझे 4s के इलेक्ट्रॉन से मतलब ही नहीं, मुझे 3d इलेक्ट्रॉन्स को, 3d के इलेक्ट्रॉन्स को ऑर्बिटल्स में भरना है। तो बेटा 3d के ऑर्बिटल्स मैंने पहले क्रिएट किए हुए हैं। कैसे? 5 ऑर्बिटल, 1 2 3 4, और बेटा ये 5 ऑर्बिटल। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है? 6 है। मैं चेक करता हूं, 1 2 3 4 5 एंड 6। अभी आप चेक करो, क्या बताओगे? इसको देख के ध्यान दो। क्या जो डी ऑर्बिटल भरे रखे हैं, क्या ये कंप्लीटली फिल्ड है, पूरे के पूरे भरे हैं, या अभी भी इनमें जगह खाली पड़ी है, अपूर्ण है? अपूर्ण है या पूर्ण है? तो बेटा मैं क्या देखता हूं, इसका तो जोड़ा बना, अभी यहां जोड़ा बनाया जा सकता है, यहां जोड़ा बनाया जा सकता है, और इन दो जगहों पर भी जोड़े का निर्माण किया जा सकता है इलेक्ट्रॉनों को, क्योंकि अभी कई जोड़े बनने बाकी हैं। इसका मतलब है कि हमारा Fe का जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ, अभी डी उपकोष जो है वो कंप्लीटली फिल्ड नहीं है, क्योंकि पूरी तरीके से नहीं भरा, पूर्ण रूप से नहीं भरा। ये कैसा भरा हुआ है? अपूर्ण भरा हुआ है। क्योंकि अपूर्ण भरा है, मैं कहूंगा जो Fe एलिमेंट है ये ट्रांजिशन एलिमेंट है, संक्रमण तत्व है। लेकिन बेटा संक्रमण तत्वों में से मैं एक और एलिमेंट पर चलता हूं। अगर संक्रमण तत्व पर ही बात होगी तो मैं एक एलिमेंट्स पर और चलूंगा और उस एलिमेंट को चेक करूंगा, जिसमें से बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं कि सर हमारे पास एक एलिमेंट आता है कॉपर 29 का। तो बेटा जब कॉपर 29 का आता है तो मैं कॉपर 29 का अगर करता हूं बेटा, मुझे आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिएगा, 3d10 4s1, इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है। और ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने पढ़ भी रखा होगा, ऐसा कुछ बताया गया होगा कि ये एक्सेप्शनल केसेस में आता है, अपवाद में से आता है, और बहुत ही कम ऐसे एलिमेंट मिल पाते हैं जिनमें से 4s पर तो पहले भरना चाहिए, तो 2 भर देना चाहिए था, बाद में 3d को भरना चाहिए। तो कायदे से इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो होना चाहिए 4s2 3d9। लेकिन सर ने बताया होगा आप 4s पर 1 रखो, यहां 10। क्यों? क्योंकि 4s अपना एक इलेक्ट्रॉन 3d को ट्रांसफर कर देता है। 4s जैसे इलेक्ट्रॉन 3d को ट्रांसफर करता है, 3d कंप्लीटली भर जाता है। कंप्लीटली कैसे भर जाता है मैं बनाकर दिखा देता हूं। कैसे? 3d को अगर बनाओगे इसमें से 5 ऑर्बिटल 1 2 3 4 5, ये 3d 10 को भरना है मुझे, और 10 इलेक्ट्रॉन 2 3 4 5
6 7 8 9 10। अरे यहाँ पर तो 3D जो कोष था इसके सारे के सारे ऑर्बिटल अगर मैं चेक करूं तो कंप्लीटली भर गए हैं, पूरी तरह से भर गए हैं। तो क्या ये संक्रमण तत्व तो नहीं है? तो बेटा अभी इसका संक्रमण तत्व तो पूरी तरीके से चेक नहीं हुआ है। अभी संक्रमण तत्व का बाकी के हिस्सों पर चेक होना बाकी है। लिखा क्या था डेफिनेशन में? अपने परमाणविक अवस्था पर। तो बेटा मैंने परमाणविक अवस्था पर तो चेक कर लिया, अभी साथ में मुझे और क्या करना है? किसी भी ऑक्सीकरण अवस्था, मुझे अन्य ऑक्सीकरण अवस्थाओं पर भी चेक करना है। अन्य ऑक्सीकरण अवस्थाओं पर चेक करने का मतलब यह है कि मुझे इस बात को चेक करना है कि अगर कॉपर इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है, कॉपर इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है, तो कॉपर के इलेक्ट्रॉन के त्यागने के बाद भी, क्यों, मुझे दो अवस्थाओं पर चेक करना है, परमाणविक अवस्था पर और किसी भी ऑक्सीकरण अवस्था पर। अगर मैं किसी भी ऑक्सीकरण अवस्था पे चेक करता हूं तो मुझे कॉपर की एक ऑक्सीकरण अवस्था पता है, Cu डबल प्लस। डबल प्लस का मतलब है कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए? त्याग दिए। बेटा 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, आप सोचो इस चीज को, 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो पहला इलेक्ट्रॉन तो 4s से निकल गया, चला गया। दूसरा इलेक्ट्रॉन d से निकल गया तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो गया? 3d9। और 3d9 हो गया तो जब मैं 3d9 को ऑर्बिटल्स में भरने की कोशिश करूंगा तो 3d9 में से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अभी मुझे एक ऐसा ऑर्बिटल मिल रहा है जहां पर इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली नहीं भरा हुआ है, अपूर्ण भरा हुआ है। तो मैंने पहले परमाणविक अवस्था पर चेक किया, परमाणविक अवस्था पर पूरा डी कोष भरा था, तो मैंने उसकी ऑक्सीकरण अवस्थाओं को चेक करना स्टार्ट किया। तो मुझे यह पता चला कि कॉपर जब Cu डबल प्लस के ऑक्सीडेशन स्टेज पर होता है उसमें अभी भी अपूर्ण डी ऑर्बिटल है, क्योंकि ऑक्सीकरण अवस्था पर अपूर्ण डी ऑर्बिटल अवेलेबल है कॉपर की। कॉपर को मैंने संक्रमण तत्व की ही श्रेणी में रखा। ध्यान रखिएगा, परमाणविक अवस्था पर भी पूरा भरा हो, कंप्लीटली भरा हो डी उपकोष, और अन्य ऑक्सीकरण अवस्था पर भी कंप्लीटली भरा हो डी उपकोष, तभी तत्व को संक्रमण तत्व नहीं कहेंगे। बाकी हर एक स्टेज पर अगर वो परमाणविक अवस्था या किसी भी विशेष ऑक्सीकरण अवस्था पर अगर उसमें से पूरी तरीके से भरा डी उपकोष नहीं है, संक्रमण तत्व है। इसलिए बेटा कॉपर पहली बार तो बच के निकल गया था, लेकिन अपनी ऑक्सीडेशन स्टेज पर उसने अभी भी पूरी तरीके से कंप्लीटली डी उपकोष को नहीं भरा है, इसलिए कॉपर को मैंने फिर से संक्रमण तत्व की श्रेणी में डाल दिया। तो बेटा ये जरूरी नहीं है कि कोई भी एलिमेंट का आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करो, परमाणविक स्टेज पर अगर उसने कंप्लीटली भर लिया अब वो संक्रमण तत्व नहीं है। अगर परमाणविक स्टेज पर उसने अपने डी कोष को कंप्लीटली भरा है तो आप उसकी ऑक्सीकरण अवस्थाओं का भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास चेक करो, और जब ऑक्सीकरण अवस्थाओं का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास चेक करो वहां पर भी देखो क्या आपका डी कोष कंप्लीटली भरा हुआ है। अगर वहां पर भी डी कोष कंप्लीटली भरा मिल जाता है तो आप केवल कह सकते हैं कि संक्रमण तत्व नहीं है, लेकिन अगर वहां कंप्लीटली भरा हुआ डी कोष नहीं मिलता तो संक्रमण तत्व ही है। अब मैं आपको एक एग्जांपल ऐसा दूंगा जो संक्रमण तत्व होगा ही नहीं, तो बेटा आप इस संक्रमण तत्व को समझ गए होंगे। मैं चलता हूं नेक्स्ट पे कि संक्रमण तत्व किसको कहेंगे, सॉरी कौन सा एलिमेंट में संक्रमण तत्व नहीं होगा। तो मैं इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को मिटा देता हूं। अब एक ऐसे एलिमेंट पर चलते हैं जो एलिमेंट संक्रमण तत्व नहीं होगा। बेटा मेरे पास है जिंक। अगर इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेक करूं 30। मैं एक और बात आपको बता देता हूं, जिंक की एक तो परमाणविक अवस्था पर है। बेटा एक जिंक की ऑक्सीकरण अवस्था होती है डबल प्लस। जिंक या तो परमाणविक अवस्था पर होगा, इलेक्ट्रॉन 30 होंगे, और या तो जिंक अगर इसके अलावा किसी अवस्था पर होगा तो जेडियन डबल प्लस की अवस्था पर होगा। इसके अलावा जिंक की कोई तीसरी ऑक्सीकरण अवस्था नहीं है या तीसरी स्टेज नहीं है। तो मैं क्या चेक करूंगा, जिंक को दोनों स्टेज के लिए, क्योंकि जिंक दो अवस्थाओं पे हो सकता है, आयनिक फॉर्म या ऑक्सीडेशन स्टेज पे होगा डबल प्लस, अगर बेटा एटॉमिक स्टेज पर होगा जेडियन। मैं दोनों अवस्थाओं पर चेक करता हूं क्या इन दोनों में से किसी अवस्था पे अपूर्ण डी कोष है। तो बेटा जिंक का 30 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे, मैं आपको बता दूं लास्ट में आएगा 4s2 3d10। अब 4s2 3d10 में अगर मुझे संक्रमण तत्व इसको चेक करना है कि क्या जिंक संक्रमण तत्व है, मैं इसके 3d इलेक्ट्रॉन्स को ऑर्बिटल्स में भरने की कोशिश करूंगा। तो मैं बेटा 3d उपकोष के 2 3 4 5 10 इलेक्ट्रॉन है, 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये तो कंप्लीटली भर गया। परमाणविक अवस्था में तो कंप्लीटली भर गया। क्या ये तत्व संक्रमण तत्व नहीं है? लेकिन अभी ऐसा बोलना गलत है। अभी उसकी ऑक्सीकरण अवस्था को भी चेक किया जाए, क्या उसमें भी डी उपकोष कंप्लीटली भरा हुआ है। अगर इसमें भी कंप्लीटली भरा होगा तो हम कहेंगे भाई जिंक तत्व संक्रमण तत्व नहीं है। शायद जिंक डबल प्लस चार्ज की स्टेज पर कोई ऐसा उपकोष दे दे या कोई ऐसा ऑर्बिटल छोड़ दे जो पूरी तरीके से ना भरा हो। तो Zn डबल प्लस का मतलब है बेटा जिंक ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए हैं। ऐसा लूज करने का भी नियम है। कोई भी एलिमेंट जब भी इलेक्ट्रॉन को लूज करता है आउटर मोस्ट सेल से, बाहरी कक्षा से। और 3D और 4s में अगर मैं चेक करूं, ये तीसरी कक्षा, ये चौथी कक्षा है। परमाणु का नाभिक पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा और चौथी कक्षा। मैं अगर क्लासेस के नाम डाल दूं फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, सबसे आउटर मोस्ट सेल कौन सी है? 4th क्लास है। इसलिए इलेक्ट्रॉन जब भी पहले त्यागा जाएगा वो 4th क्लास से त्यागा जाएगा। अगर 5th क्लास होती लास्ट वाली तो 5th क्लास से त्यागता, 6th क्लास होती तो वो 6th क्लास से त्यागता। लेकिन जब भी इलेक्ट्रॉन लूज किया जाता, छोड़ा जाता, त्यागा जाता, लास्ट सेल से त्यागा जाता। आप देखो 3 और 4 में से लास्ट सेल कौन सी है? 4, तो पहले इलेक्ट्रॉन 4s से ही जाएंगे। बेटा सोचो अगर 4s से कितने इलेक्ट्रॉन हमें हटाना है? 2। अगर मैं 4s से ये दोनों इलेक्ट्रॉन हटा भी देता हूं, क्या 3D के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर कोई चेंज आया? नहीं। और अभी भी अगर मैं 3D को इलेक्ट्रॉनों को भरने की कोशिश करूंगा, ये पूरी तरीके से कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल का निर्माण करेंगे। और क्योंकि कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल का निर्माण करेंगे, मैंने देखा जिंक अपनी परमाणविक अवस्था और अन्य ऑक्सीकरण अवस्था में भी दोनों में कंप्लीटली फिल्ड डी उपकोष रखता है। कंप्लीटली फिल्ड डी उपकोष रखने के कारण जिंक संक्रमण तत्वों की श्रेणी में सम्मिलित नहीं होगा। तो जिंक एक ऐसा एलिमेंट है जिसे आप संक्रमण तत्व नहीं कह सके। संक्रमण तत्व केवल उन्हीं तत्वों को कहा जा सकता है जिनका परमाणुविक अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर या फिर किसी विशेष ऑक्सीकरण अवस्था पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर अगर उन्हें अपूर्ण डी उपकोष प्राप्त कर लेता है तो ही वो तत्व संक्रमण तत्व है। अगर विशेष ऑक्सीकरण अवस्था और परमाणुविक अवस्था पर उसके इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली भरे रहते हैं, बेटा वो तत्व संक्रमण तत्व नहीं है। तो जिंक, कैडमियम, मरकरी 3 ऐसे एलिमेंट होते हैं, कभी भी आप इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे आप चेक कर के पाओगे कि इन तत्वों में डी ऑर्बिटल कंप्लीटली ही भरा हुआ है। क्योंकि डी ऑर्बिटल कंप्लीटली भरा है, हम इन तत्वों को संक्रमण तत्व कहने वाले नहीं है। तो बेटा ये इंफॉर्मेशन हो गई संक्रमण तत्व के विषय में। अब बात आती है कि डी ब्लॉक एलिमेंट को आवर्त सारणी में स्थान कहां दिया गया है। आवर्त सारणी में क्या स्थान है? तो मैं चेक करूंगा, क्या चेक करूंगा? आवर्त सारणी में स्थान, किसका स्थान? डी ब्लॉक एलिमेंट का आवर्त सारणी में स्थान। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता रखा है, हमारी आवर्त सारणी 4 ब्लॉक में डिवाइडेड है। लेफ्ट हैंड साइड में जो 2 ग्रुप आते हैं 1 और 2, ये एस ब्लॉक एलिमेंट का है। राइट हैंड साइड में जो 13 से लेकर 18, 13 to 18 ग्रुप जो होते हैं, तक ग्रुप होते हैं, वो पी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में ग्रुप 3rd से लेकर 12th ग्रुप तक के एलिमेंट जो आते हैं ये होते हैं संक्रमण डी ब्लॉक एलिमेंट। तो मैं क्या बताऊंगा, आवर्त सारणी में एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के मध्य वर्ग संख्या 3 से वर्ग संख्या 12 तक कौन से तत्वों को स्थान दिया गया है? डी ब्लॉक के तत्वों को स्थान दिया गया है। तो मैं यहां लिखूंगा आवर्त सारणी में एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के मध्य वर्ग संख्या 3 से लेकर वर्ग संख्या 12 तक डी ब्लॉक के तत्वों को स्थान दिया गया है।
को स्थान दिया, को स्थान दिया गया। तो यहां तक के एलिमेंट्स को स्थान दिया गया। और साथ में मैं इस बात को भी चेक करूंगा कि क्या डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को कितनी श्रेणियों में डिवाइड किया गया है। तो मैं इस बात को भी चेक कर रहा हूं क्या डी ब्लॉक के एलिमेंट्स सब एक ही साथ रखे हैं या कुछ सीरीज में भी डिवाइड किए गए हैं। तो मैं इस बात को भी लिखता हूं कि कितने सीरीज में डिवाइड किए गए हैं। मैं लिखूंगा डी ब्लॉक एलिमेंट्स को 4 श्रेणियों में रखा गया है। जो हमारे डी ब्लॉक के एलिमेंट है ये 4 श्रेणियों में रखे गए हैं। तकरीबन 40 एलिमेंट हैं डी ब्लॉक में से। अगर मैं चेक करता हूं संक्रमण तत्वों में से, तो उन 40 एलिमेंट को 4 सीरीज में रखा गया, 10-10 के बैचेस में। तो मैं चेक करूंगा वो सीरीज किस प्रकार से है। उनमें से बेटा जो पहली सीरीज आती है, फर्स्ट नंबर पे जो सीरीज आती है, हम उसे कहते हैं प्रथम संक्रमण श्रेणी। प्रथम संक्रमण श्रेणी, जिसे हम एक और नाम से जानते हैं 3D श्रेणी। अगर बेटा मैं प्रथम संक्रमण श्रेणी या 3D श्रेणी की बात करता हूं, तो प्रथम संक्रमण श्रेणी स्टार्ट होती है स्कैंडियम 21 से लेकर जिंक 30 तक। तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा, ये कहां से इसका स्टार्ट होती है, स्कैंडियम 21 से लेकर जिंक 30 तक। ये पहली श्रेणी हो गई। इसके बीच में बहुत सारे एलिमेंट है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, आयरन, कोबाल्ट, निकिल वगैरह सभी एलिमेंट आते हैं। ये तो पहली संक्रमण श्रेणी हो गई। अगर मैं इस बात को चेक करूं कि दूसरी संक्रमण श्रेणी को कहां है, तो मैं इसको लिखूंगा, नाम दूंगा द्वितीय संक्रमण श्रेणी। द्वितीय संक्रमण श्रेणी। बेटा द्वितीय संक्रमण श्रेणी को हम 4D श्रेणी भी कहते हैं। हम बात आने लगी सर जी ये 3D और 4D श्रेणी क्यों कहते हैं, क्योंकि बेटा अगर जब भी आप प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे, लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन विभेदी इलेक्ट्रॉन 3D उपकोष में चला जाएगा, 3D श्रेणी। और जब इस सीरीज के इलेक्ट्रॉनिक तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे तो जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होगा वो 4D उपकोष में प्रवेश पा जाएगा। क्योंकि 4D उपकोष में प्रवेश पा गया, हम इस श्रेणी को क्या नाम देते हैं, 4D संक्रमण श्रेणी या 4D श्रेणी। अब 4D श्रेणी में बात आती है श्रेणी कहां से स्टार्ट होती है, कहां पर खत्म होती है जाकर। तो मैं अगर इस बात को चेक करता हूं कहां से स्टार्ट होकर कहां खत्म होती है, तो बेटा मेरे पास लिखा है ये इट्रियम से स्टार्ट होती है, जिसे Y से लिखते हैं 39 से लेकर, और खत्म होती है कैडमियम पर, CD 48, सॉरी कैडमियम CD 48 पर समाप्त हो जाती है, 48 पर समाप्त हो जाती है। तो जैसे मुझे पूछेगा कि ये 4D श्रेणी कहां से स्टार्ट होती है, मैं बताऊंगा ये इट्रियम 39 से स्टार्ट होती है, और ये 48 एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट जिसका नाम है कैडमियम, सिंबल है CD, यहां पर समाप्त हो जाती है। इसके बीच के 10 एलिमेंट इस पर रखे हुए हैं। मैं अगर तीसरी संक्रमण श्रेणी को मैं चेक करता हूं, नाम है तृतीय संक्रमण श्रेणी। संक्रमण श्रेणी जिसे हम 5D श्रेणी भी कहते हैं। बेटा आप सबको पता चल गया होगा 5D सीरीज इसका नाम क्यों रखा गया, क्योंकि मैंने अगर तृतीय संक्रमण श्रेणी में जो एलिमेंट आते हैं लैंथेनम से लेकर मरकरी के बीच में, ये जो एलिमेंट आए पड़े हैं, अगर मैं इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करूंगा तो मेरा जो विभेदी इलेक्ट्रॉन है वो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो 5D श्रेणी में या 5D कोश में प्रवेश पा जाएगा, 5D श्रेणी हो जाएगी। स्टार्ट मैं कहां से करता हूं, लैंथेनम से, सिंबल La 57, और मैं देखूं खत्म कहां होता है तो मरकरी, Hg और 89। अब बेटा यहां थोड़ी सी प्रॉब्लम, सॉरी 80 प्रॉब्लम बेटा किस बात की है, सर जी मैं समझ गया, अभी आप कह रहे थे एक सीरीज में 10 एलिमेंट हैं, लेकिन यहां तो मुझे ज्यादा एलिमेंट दिखाई पड़ रहे हैं, 21 से 30
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ये 10 एलिमेंट ठीक है, यहां भी 10 एलिमेंट ठीक है। लेकिन सर ये एक चीज प्रॉब्लम कर रहा है कि 57 से 80, अगर मैं 57 to 80 अगर एलिमेंट्स को चेक करता हूं, तकरीबन ये तो 10 से ज्यादा एलिमेंट निकले जा रहे हैं। तो 10 एलिमेंट कैसे रखे हैं? क्योंकि बेटा 57 के बाद के जो एलिमेंट हैं वो F ब्लॉक में रखे गए हैं। 57 के बाद जो अगला एलिमेंट है वो बेटा 72 है, एटॉमिक नंबर 72। तो 72 से 80 तक ये 9 एलिमेंट हो गए, 10th एलिमेंट हो गया लैंथेनम। मैं लास्ट में चेक करता हूं अंतिम संक्रमण श्रेणी को, जिसे चतुर्थ संक्रमण श्रेणी कहते हैं। इसे 6D सीरीज भी कहते हैं, 6D सीरीज या 6D श्रेणी। और बेटा ये स्टार्ट होता है एक्टीनियम से लेकर AC एटॉमिक नंबर 89 से स्टार्ट होता है और खत्म होता है कॉपरनिकम पर, कॉपरनिकम CN 112। अब इसमें से भी एक प्रॉब्लम है, 89 से अगर 112 तक चलेंगे बेटा बहुत सारे एलिमेंट आते हैं। ये तो 10 से ज्यादा एलिमेंट हो जाएंगे, लेकिन बेटा 89 के बाद के 14 एलिमेंट तो यहां रखे गए हैं। और यहां स्टार्ट हुआ है फिर 104, 104 से लेकर 112 के एलिमेंट यहां पर हो गए 9 एलिमेंट, और ये 10th एलिमेंट हो गया एक्टीनियम। तो इस प्रकार से हमने डी ब्लॉक के तत्वों को 4 श्रेणियों में डिवाइड किया। हर एक श्रेणी को अपना एक अलग नाम दिया है और उस पे अलग अलग प्रकार के एलिमेंट्स को स्थान दिया गया है, जिनमें से कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो संक्रमण श्रेणी में, या इसको कह सकते हैं कि ये तत्व संक्रमण तत्व नहीं है। क्यों? क्योंकि वो किसी भी अवस्था पर अपना अपूर्ण डी उपकोष नहीं दिखाते हैं, पूर्ण डी उपकोष को ही रिप्रेजेंट करते हैं, संक्रमण तत्व नहीं है। बाकी हर एक एलिमेंट संक्रमण तत्व रहेगा। तो बेटा डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के विषय में ये इंफॉर्मेशन आज के लिए रहेगी। इसके बाद डी ब्लॉक के एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि मैंने तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत कम एलिमेंट का 2-3 का पढ़ा हुआ है, तो मुझे ये चेक कर लेना चाहिए कि डी ब्लॉक में आए हर एक एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। अगर वो सही है तो ठीक है, अगर उसमें कोई चेंज है तो वो चेंज किस वजह से है। इन चीजों को पढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। धन्यवाद।